आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार चुनाव का आखिरी दिन, यानी कि आज वो आखिरी दिन है जब पहले चरण के चुनाव के लिए सारी रणनीतियां पार्टियों ने अपना ली, सारे दांवपेच खेल लिए और कह सकते हैं कि जो भी लोग लुभावने वादे थे वो भी कर लिए। तो इसी पर बात करेंगे आज हम और चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन वादों का क्या असर होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी स्वाति भी मौजूद है। सारी चीजों की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि इस वक्त बिहार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। स्वाति, सबसे पहले तेजस्वी यादव के लोक लुभावने वादों पर ही जिक्र करेंगे क्योंकि तेजस्वी ने आखिरी दिन, आज पहले चरण के चुनाव का आखिरी दिन है, कह सकते हैं चुनाव प्रचार करने का, और उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। घोषणा पत्र पहले आ चुका था, सारी चीजें आपने पहले कर दी, सारे वादे आपने पहले कर दिए और अचानक से फिर आप एक और खेल खेलते हैं और महिलाओं को साधने के लिए ऐसा कह देते हैं कि आपके खाते में सरकार आएगी वैसे ही 30,000 लेकर आएंगे। मतलब उनका साफ मानना है कि 14 को नतीजे आ जाएंगे, 18 को फिर वो शपथ भी ले लेंगे और फिर 14 जनवरी को वो महिलाओं के खाते में 30,000 दे देंगे। तो क्या ये रणनीति उनको लग गया है कि वही शपथ लेने वाले हैं? देखिए, बहुत सही बात आपने कही। बिहार की जो सियासी नब्ज है वो टटोलने की कोशिश पूरी तरीके से तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो ऑलरेडी जान रहे हैं कि बिहार में जो घोषणाएं इस वक्त चल रही हैं, ऑलरेडी एनडीए की तरफ से घोषणाओं की कितनी बौछार नहीं बल्कि बारिश कर दी गई, और वो भी हैवी वाली बारिश। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आप भी जान रही होंगी कि महिलाओं के पक्ष में बिल्कुल कितना ये चुनाव जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में जो सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, सुशासन बाबू के रूप में लोग उनको जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से महिलाओं के लिए कितनी सारी उनकी योजनाएं जो इस वक्त चल रही हैं, एक्शन प्लान उनको लेकर पिछली बार सरकार ने किस तरीके से किया, वो योजनाएं कहीं आगे बढ़कर और कहीं बेहतरी और फायदा ना देने लगे एनडीए को। मुझे लगता है कि प्रगति इस नब्ज को टटोलने की कोशिश की, और जैसा कि आपने जिक्र किया शुरुआत में कि तेजस्वी प्रण पत्र जिसमें वो पूरी तरह से छाए हुए थे, बड़े बड़े जुमले, बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किए, फ्रीबीज तक की घोषणा उन्होंने कर दी। हालांकि व्यवहारिक कितना है ये देखने वाली बात है, जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद नतीजे आ जाएंगे, ये तो अलग बात है। लेकिन आप सोचिए कि जब आज चुनाव का प्रचार पूरी तरह से शाम तक थम जाएगा, चुनाव के प्रचार थमने से पहले अगर तेजस्वी इस तरह के बड़े बड़े ऐलान करते हैं और कहते हैं कि मैं बिहार का बेटा हूं वगैरह 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 बहुत सारी चीजें, तो आप सोचिए कि इसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा जरूर है। बिल्कुल कह सकते हैं स्वाति की ये बड़ी रणनीति है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि महिलाओं को साधना इस वक्त काफी जरूरी है। हालांकि उन्होंने किसानों को लेकर भी ऐलान किया, एमएसपी को लेकर ऐलान किया, कर्मचारियों तक को कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपका जहां घर है, जहां आपका जिला है, उसके पास में ही आपको नौकरी भी दिलवा देंगे। ये सारे वादे उन्होंने आज किए हैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन महिलाओं पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि राजस्थान का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात थी, और हम कह सकते हैं हरियाणा का चुनाव जीतना बड़ी बात थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह महिलाओं की वजह से ही वहां पर सत्ता आई और महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है वहां पर। और इस बार आप देखिए, जैसे ही झारखंड का भी चुनाव हुआ, भले से वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन जो सरकार वहां बनी महागठबंधन की, जेएमएम ने वहां सत्ता हासिल की, वहां भी महिलाओं की बड़ी भूमिका है। तो तेजस्वी यादव ये रणनीति अब समझ गए कि महिलाओं को साधना है। आप घोषणा पत्र, आप प्रण पत्र लाते हैं, उसमें भी महिलाओं को साधते हैं और अकेले से आप ये ऐलान भी करते हैं कि हम 30,000 तो आपके खाते में डाल ही देंगे। तो ये बड़ी रणनीति है उनकी। बिल्कुल। अब देखिए, मैंने जो जिक्र किया कि व्यवहारिकता क्या होगी इसमें, हालांकि वो एक उनकी तरफ से किया गया एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, लेकिन महिलाओं का जब जब जिक्र होता है तो हम देखिए जीविका दीदियों की बात करते हैं। वहां पर जीविका दीदियों को लेकर विपक्ष ने अच्छा खासा एक तरह से मुद्दा बना रखा है कि जीविका जो दीदी है उनके लिए बेहतर काम किए नहीं इस सरकार ने, और तेजस्वी यादव ने शायद उस मुद्दे को पूरी बहुत तरीके से पकड़ कर रखा है और अपने जहन में रखा है कि क्योंकि महिलाओं यानी कि आधी आबादी पर ये चुनाव जाने वाला है। अब सबसे बड़ा प्रगति सवाल ये कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि 30,000 उन्होंने ये बात कही है कि 30,000 हम खाते में देंगे। अब ये महिलाओं वाला दाव कितना चलने वाला है ये देखने वाली बात है। हालांकि महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट उनकी योजनाओं में थे। उन्होंने ये भी आज कहा कि उनके लिए 2,000 रुपए प्रतिमाह की हम घोषणा करेंगे, 5 लाख रुपए का बीमा कराएंगे, उनका इंटरेस्ट पूरी तरह से माफ होगा। ना सिर्फ महिलाएं बल्कि जो दूसरी कैडर के लोग हैं उनके लिए भी तमाम योजनाओं का तेजस्वी यादव ने जिक्र किया। आपको याद होगा महिलाओं के साथ साथ आज जब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो उसमें उन्होंने किसानों को लेकर भी बहुत बड़ी बातें की हैं। एमएसपी को लेकर उन्होंने बहुत बड़े वादे किए हैं। यही तो मेन रीजन था कि आपने एनडीए का सारा दाव यहाँ पर फेल कर दिया। आपने एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया। जी बिल्कुल।
तो एनडीए वहां पर एमएसपी की बात कर रही है, फिर आप भी एमएसपी को लेकर बात कर रहे हैं, एनडीए रोजगार की बात कर रही है, आप भी रोजगार को लेकर बात कर रहे हो, और एनडीए ने जो अपनी रणनीति अपनाई इतने सारे राज्यों में और जिस तरीके से महिलाओं को साथ के आज सत्ता में है, आप भी उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। फिर आप नीतीश सरकार पर भी निशाना बनाते हैं कि हमारी जो रणनीति है वो नीतीश जी आजमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगेगा ही कि आप तो एक दूसरे की रणनीति अपनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको प्रगति बहुत अच्छी तरह से आपके जहन में होगा, जब इससे पहले सरकार आई थी जिस वक्त 2020 में तेजस्वी यादव उस वक्त उप मुख्यमंत्री बने थे, डिप्टी सीएम बने थे, मात्र 17 महीने का कार्यकाल आपको याद होगा कि बहुत बेहतर तरीके से सिर्फ उनको 17 महीने का काम करते हुआ, और उसके बाद जो चीजें हुई, जो घटनाक्रम घटे, वो पूरे बिहार को पता है, पूरे देश को पता है। हालांकि ये जो 17 साल का उनका 17 महीने का जो कार्यकाल है वो बड़ा ओजस्वी वो दिखाने की कोशिश करते कि उस वक्त के दौरान उन्होंने इतनी सारी चीजें की जो कभी भी नीतीश कुमार की सरकार कर नहीं पाई है। उस मुद्दे को, उस वक्त को पूरी तरह से उन्होंने बुनाने की कोशिश की। हालांकि उस वक्त हम देखें तो कुछ लोगों को रोजगार उन्होंने दिए, चीजें प्रोवाइड उनकी तरफ से करवाई गई, और वो 17 महीने का जो कार्यकाल है, जब आप सुन लीजिए किसी भी घोषणा में उन 17 महीनों का कार्यकाल होता है, जब तेजस्वी यादव रैलियों का जिक्र करते हैं तो उन 17 महीनों को प्रगति भुनाना नहीं भूलते, याद जरूर कराते हैं बिहार की जनता को। और सबसे बड़ी बात है कि आप उन 17 महीनों को याद करवाते हैं, और आप देखिए जब वो इस वक्त सारी चीजें ऐलान कर रहे हैं, इस वक्त वो जिस तरीके से चुनावी रणनीति अपना रहे हैं, उनका एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो ये समझ चुके हैं, उन्होंने ये साफ कह दिया कि 14 को नतीजे आएंगे, 18 को मैं शपथ लूंगा। मतलब वो समझ रहे हैं कि उनका ये मानना है कि आखिरकार जीत उनकी होने वाली है, महागठबंधन की जीत होगी, और महागठबंधन ने तो सीएम फेस भी ऐलान कर दिया उन्हें, इसलिए ये साफ समझ में आ रहा है कि पूरी कॉन्फिडेंस है उन्हें कि उनकी सरकार आने वाली है और वो शपथ लेंगे, और जो भी उन्होंने वादे किए वो वादे पूरे करेंगे। हालांकि स्वाति, जिस तरीके से हमें बिहार की अगर हम इतिहास को देखें, चीजों को देखें, पिछले दशकों को अगर हम गौर करें, तो बहुत सारे वादे सरकार ने किए हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, बहुत सारे वादे हैं जो बिहार में पूरे नहीं हुए हैं। तो ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। वर्तमान परिदृश्य में यही सबसे बड़ा सवाल ये कि जिन वादों का जिक्र आज चाहे तेजस्वी यादव कर ले या एनडीए का कोई भी बड़ा नेता कर ले, उन वादों को जो, हालांकि इससे पहले भी जब चुनाव हुए बहुत बड़े वादे किए गए, बड़ी घोषणाएं की गई, वो घोषणाएं कितनी ग्राउंड पर उतरी है, कितना अमली जामा उनको पहनाया गया, ये देखने वाली बात है। आपको याद होगा कि और भी बहुत सारी चीजें थी जो पिछली बार कही गई थी, उसी को लेकर लगातार तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो सरीखे नेता हैं उनको लेकर बार सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो पुराने वादे किए वो आप पूरे करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, आपने भी देखा होगा, प्रगति है वहां पर, बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस तरीके से वहां पर तेजी से पलायन हो रहा है, बिहार का जो युवा है वो दूसरे प्रदेशों की तरफ रुख करने को मजबूर है, और ये उनको लेकर ऐसे चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है। बिल्कुल, और आप पहले से ये सारी चीजें कर रहे हैं, और अभी आप इन दावों को लेकर फिर से बिहार में उतरते हैं और कहते हैं कि हम रोजगार लेकर आएंगे, जो पलायन को लेकर आपको टारगेट किया जा रहा है उसे आप दूर करेंगे। एक्शन प्लान है ही नहीं पलायन के लिए, आपके पास कोई ठोस ऐसी योजना या कोई ऐसा एक्शन प्लान नहीं है कि जिसकी वजह से पलायन, आपने अपने अनाउंसमेंट में क्या किसी ऐसी योजना का जिक्र किया जिसकी वजह से पलायन वहां पर थम पाए, युवाओं का दूसरे प्रदेशों में या दूसरी जगहों पर जाना रुक पाए? ऐसी कोई भी योजना का जिक्र प्रगति यहाँ नजर नहीं आता है। सबसे बड़ा सवाल ये है। और स्वाति, आप देखिए जिस तरीके से चीनी मिल का जिक्र होता है, क्या किया गया उसके लिए सवाल आप पे उठेंगे, क्योंकि सरकार आपकी भी थी पहले, और सबसे बड़ी बात कि अगर सरकार आपकी थी उसके बाद अब नीतीश कुमार भी उसी चीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि लगातार हम यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो करते आ रहे हैं उस तरीके से काम नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वादे कर रहे हैं, उन वादों को आप जमीनी हकीकत पर किस तरीके से ले आ रहे हैं, और वादे कई सारे हैं, महिलाओं को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, आप युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस बार बिहार में भूमिका किसान बहुत बड़ी निभा रहे हैं, और किसानों को साधने की एनडीए ही नहीं महागठबंधन भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम बता दें आपको दर्शकों की, जिस तरीके से किसानों के एमएसपी को लेकर तमाम वादे किए गए, तमाम तरह के दावे किए गए किसानों के एमएसपी को लेकर, वो बहुत बड़ी बात है स्वाति। एमएसपी को लेकर घोषणा पत्र आप देखिए, तेजस्वी प्रण पत्र में भी वो उसका जिक्र है, और जिस तरीके से घोषणा पत्र आया, संकल्प पत्र आया एनडीए का, उसमें भी एमएसपी को लेकर जिक्र है। लेकिन क्या बिहार में इतनी तादाद में किसान है, क्या वो सरकार से खुश हैं? क्या जिस तरीके से पार्टी ये ऐलान करती है उससे ये खुश है? बिल्कुल, ये जमीनी हकीकत नहीं दिखता है। बिल्कुल, अन्नदाताओं का जो मुद्दा है वो अभी भी बहुत प्रभावी, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर ले या किसी भी राज्य की हम बात कर ले, कुछ एक सरीखे राज्यों को छोड़ दें तो बहुत बड़ा मुद्दा है
किसानों की नब्ज टटोलने की अभी तक मुझे लगता है कि किसी को पार्टी ने कोशिश नहीं की है कि उनकी असली जो मूलभूत समस्याएं हैं वो है क्या, उनको लेकर क्या योजना आगे की बनेगी या किस तरीके से कार्य होगा। हालांकि आज जब मैं इसको देख रही थी तो इसमें दिख रहा था कि किसानों ने बहुत बड़ा किसानों के लिए ऐलान करते हुए तेजस्वी ने लगभग एमएसपी जो है धान खरीद की वो 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस कर दी है और गेहूं पर 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की बात कही है। सिंचाई के लिए इस बार मुफ्त योजना जो है पानी की वो देने की कोशिश की है। अब बात यही है कि किसानों को कितना प्रभावी तरीके से आकर्षित करेगी या फिर कितना ज्यादा वो चाह रहे हैं इस बार की सरकार से। अब प्रगति सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि बदलाव कितना आता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दशकों से वहां पर नीतीश बाबू राज कर रहे हैं। क्योंकि जब जब ज्यादा समय हो जाता है, कोई सरकार होती है लगातार, तो उसके खिलाफ कुछ ऐसे फैक्टर बन जाते हैं जिसको हम लोग आम भाषा में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं। क्या इस तरह की चीजें होने वाली हैं इस बार तेजस्वी, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के लिए? तेजस्वी का प्रण पत्र लोगों के कितना उनको अट्रैक्ट कर रहा है, लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर हम देखें तो पहले आपको याद होगा प्रगति की MY फैक्टर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ करते थे, लेकिन यही MY फैक्टर इस बार बदल गया है। इस बार महिलाएं हैं और Y मतलब युवा है। इन दोनों फैक्टर पर इस बार चुनाव जा रहा है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हम इस विश्लेषण में बात करें तो महिलाएं और युवा, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है वहां पर बेरोजगारी का। अगर आप रोजगार नहीं दे पाएंगे तो चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे जैसे काम हो, बिल्कुल भी वो चल नहीं पाएगी आगे तक। क्योंकि इस बार बिहार के युवा ये प्रण रख चुके हैं कि अगर आप रोजगार नहीं लेके आएंगे तो हम सरकार लाके खिला देंगे। और बिल्कुल उनकी नाराजगी सबसे दिख रही है। जब बीपीएससी को लेकर चीजें हुई थी, जिस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से पानी की बौछारी की गई, वो तस्वीरें आज भी झकझोर कर रखती हैं लोगों को कि युवा सड़कों पर लेट चुके थे, वो इतने परेशान थे। लेकिन नीतीश सरकार उस समय कहां पर थी? सवाल युवा कर रहे थे। और हो सकता है कि ये चुनाव इन्हीं सवालों का जवाब हो, ये चुनाव इन्हीं तस्वीरों को उजागर कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात, इसीलिए सबकी निगाहें बिहार पर है। आज आप देखिए, आखिरी दिन था, अंतिम दिन था पहले चरण के चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए, लोक लुभावने वादे के लिए। और ये चीजें तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव बखूबी समझ रहे हैं कि बिहार के युवाओं का इस वक्त अगर हम कहें तो मिजाज बदलता नजर आ रहा है, और इसी चीज को तेजस्वी यादव अपनाते आ रहे हैं। पर इस पर भी बात करेंगे स्वाति। एक चीज काफी ज्यादा इस वक्त वायरल है, और वो वायरल है तेजू भैया का बयान। तेजू भैया लगातार तेजस्वी यादव पर भी तंज कस रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ही पूरी राजनीति को बदल रहे हैं बिहार की, ये भी महागठबंधन या कह सकते हैं आरजेडी के लिए घातक साबित हो सकता है? बिल्कुल। ये देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस परिदृश्य का, इस बिहारी चुनाव की अगर हम बात करें पूरे सियासी उसका, क्योंकि परिवार में ही नफरत है। 2 भाई जिस तरीके से आमने सामने आ चुके हैं, एक सबसे बड़ा मैसेज तो ये जाएगा कि जब 2 भाइयों के बीच में, जब अपने परिवार के बीच में ही नहीं ठीक से बन पा रही है, नहीं ठीक से चल पा रही है, तो ये प्रदेश को क्या चलाएंगे? आम जो लोग हैं उनमें क्या मैसेज आ जाएगा? आप सोचिए कि 2 लोग जब पार्टी को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो फिर परिवार कैसे, जब वो नहीं संभाल पा रहे तो प्रदेश को कैसे? और एक सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर मुझे लगता है कि बैड इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा मतदाताओं के बीच में कि एक कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी कि वो तेजस्वी के साथ जाए या फिर वो जो तेज प्रताप यादव हैं वो उनको चुने, क्योंकि दोनों ही युवा हैं और दोनों के अपने अपने मिजाज। एक कृष्ण की बात करता तो एक रोजगार की बात करता। और यहाँ पे एक चीज का और जिक्र करूंगी मैं कि जिस तरीके से तेजू भैया इस वक्त जमीन पर उतरे नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो जनता से मुलाकात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव या कह सकते हैं आरजेडी की तरफ से भी तंज कसा गया, और यही तेजू भैया भी करते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो कि बिहार के तेजू भैया कहलाते हैं, वो लगातार तेजस्वी यादव पर भी तंज कस रहे हैं कि तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं। मुझे लगता है प्रगति मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो कष्ट उनके पिता को, लालू यादव कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में होंगे कि वो अपने किस बेटे का साथ दे। हालांकि उन्होंने पूरी तरीके से बागडोर सौंप दी है तेजस्वी यादव को और उनको भी फ्री हैंड एक तरह से छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि वो जो एक कहावत कही नहीं जाती कि बड़ी विकट स्थिति लालू प्रसाद यादव की इस बार होने जा रही है। आपको 2017 का यूपी वाला वो घटनाक्रम बहुत बेहतर तरीके से याद होगा। आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव की यहाँ पर सरकार थी, शिवपाल यादव काफी नाराज थे और उस नाराजगी का खामियाजा समाजवादी पार्टी की सरकार को कितना बुरी तरीके से भुगतना है उत्तर प्रदेश और जिस तरीके से वहां भी बिहार में भी तस्वीरें दिख रही है, महागठबंधन को इसका भी असर पड़ सकता है। और क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बयानबाजियां रुक नहीं रही हैं, और उसी पर तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से भी तंज कसते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं।
तो यही चीज हमने भी अभी जिक्र किया, आपने भी ये चीज कहा कि हो सकता है कि इधर उधर चीजें हो जाए, और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर वोट भी कट सकते हैं। जिस वोट को लेकर महागठबंधन चल रहा है, हो सकता है कि तेज प्रताप यादव वोट काट दे, तेज प्रताप यादव, और तेज प्रताप यादव ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महागठबंधन के वोट काटने के लिए जमीन पर उतरे हुए। AIMIM भी उतर चुका है, और ये एक बहुत ही घातक स्थिति साबित हो सकती है। और इस पर चर्चा करना जरूरी है स्वाति, क्योंकि अब पहले चरण का चुनाव बहुत करीब है, और इसी के लिए आज अंतिम दिन था जब लोक लुभावने वादे भी हो चुके हैं। तो इस पर चर्चा करना जरूरी है कि क्या ये वोट काटना महागठबंधन को अब घातक साबित बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने प्रगति बात सही कही, वोट कटेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मेरा जो अपना विश्लेषण, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें होंगी, क्योंकि नेट टू नेट फाइट है, बिल्कुल एकदम सीधी टक्कर है एक दूसरे से। तेजस्वी वर्सेस जो जिस तरीके से एनडीए के प्रत्याशी हैं, कौन कैंडिडेट होगा मुख्यमंत्री का, ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फाइट बिल्कुल सीधी लग रही है। बड़ी जो जिन बातों का आपने जिक्र किया, कंफ्यूजन में मतदाता भी होंगे कि आरजेडी को किस तरीके से वो हम वोट दे, जब परिवार के बीच में ही ठीक नहीं चल रही। अच्छा, आपने जब जिक्र किया महागठबंधन के दूसरे नेताओं के बीच में भी वो जोश, वो तेज जो नजर आना चाहिए था, प्रगति, वो नजर नहीं आया। राहुल गांधी को आप देख लीजिए, आप देखिए राहुल गांधी एकदम एन मौके पर आते हैं, राहुल गांधी की चमक फीकी पड़ी। आप देखिए कि प्रियंका गांधी वो एन मौके पर आके कैंपेनिंग में उतरती है, हालांकि उन्होंने उस दौरान बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन जो जोश जज्बा महागठबंधन के दूसरे नेताओं का होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़े फेल्योर के तौर पर हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। और क्योंकि आपने जिक्र कर ही दिया है स्वाति, सबसे जरूरी ये भी बात करना हो जाएगा कि क्या, जिस तरह हमने महागठबंधन का जिक्र कर लिया कि महागठबंधन को ये सारी चीजें इस चुनाव में घात दे सकती हैं, तो क्या एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया है? क्या मुख्यमंत्री को लेकर ऐलान नहीं हुआ है? ये भी एनडीए के लिए घातक साबित हो सकता है। ये देखिए एनडीए की एक रणनीति के तौर पर भी, क्योंकि इससे पहले भी जब जिन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि नहीं इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आमतौर पर जब हम लोग आंकलन करते कि ये नाम हो सकते हैं, संभावित नाम हो सकते हैं, होता बड़ा अलग है। जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो बिल्कुल अलग है हमारे और आपके आंकलन से। वोट क्या आता है जिस पर किसी की आप आंकलन ही नहीं लगा सकते कि चेहरा कौन होगा बीजेपी का। तो हो सकता है कि ये उनकी इंटरनल कोई पॉलिटिक्स हो या ऐसी कोई रणनीति हो। हालांकि जब तमाम स्टेटमेंट्स आए हैं बिहार के बड़े नेताओं के, एनडीए के नेताओं के या बीजेपी के नेताओं के, तो उन्होंने यही सीधे तौर पर कहा कि हमारा जो ऑलरेडी सीएम है, क्या हम उसके अलावा किसी और को प्रोजेक्ट कर दें। तो हो सकता है वही भी हो सकते हैं या कोई दूसरा भी हो सकता है। ये फिलहाल हमारे लिए भी आंकलन लगाना बड़ा मुश्किल है कि कौन होगा, या कोई एकदम नया होगा, ओजस्वी होगा, तेजस्वी होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसको लेकर। क्योंकि अभी बिहार में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर निगाहें टिकाना बहुत जरूरी है। जमीनी हकीकत पर वादे हो रहे हैं, अगर देखें तो बहुत सारी चीजें बदली हैं बिहार में इस चुनाव में। युवाओं का अलग मिजाज है, महिलाओं का अलग मिजाज है, और इस बार किसान भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि हर बार के चुनाव में, आप पिछले चुनावों को उठा के ले लीजिए, इतनी चीजें नहीं दिखी थी जो इस बार 2025 में दिख रही है। और 2025 के इस चुनाव को यूपी के 2027 के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये यूपी के चुनावों का कहीं ना कहीं सेमीफाइनल है। अगर चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं एनडीए के पक्ष में या महागठबंधन के पक्ष में, तो ये यूपी की सियासत में भी एक बड़ा चेंज लेकर आएंगे। देखिए, दोनों ही, आप भी प्रगति बहुत बेहतर तरीके से समझती है, यूपी बिहार एक साथ बोले जाने वाले राज्य हो और एक जैसा ही सब कुछ, यहाँ का समीकरण लगभग जातिगत समीकरणों पर यहाँ पर चुनाव, बहुत कुछ अलग नहीं है, अलहदा नहीं है। इन दोनों प्रदेशों में मुद्दे भी सेम हैं, सारी चीजें एकदम सेम टू सेम है। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ का सियासी समीकरण होगा, जो यहाँ का इम्पैक्ट होगा, उससे उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जो चुनावी मुद्दे यहाँ के हैं, कमोबेश वही चुनावी मुद्दे वहाँ के भी हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर क्या इम्पैक्ट निकलेगा पार्टियों का, राजनीतिक दलों का, ये देखने वाली बात है। लेकिन प्रगति यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि महज कुछ समय ही रह गया, प्रचार का शोर भी महज मुझे लगता है कुछ ही देर में थम जाएगा, और उसके बाद फिर इस तरह के प्रचार नहीं होंगे। उसके बाद तो आप डोर टू डोर कैंपेनिंग ही कर पाएंगे, चीजें कर पाएंगे। तब जाकर, जब पहला फेज कंप्लीट होगा, तब जाकर समझ में आएगा कि हमारे हाथों में आखिरकार क्या आया है, कितनी रेत हमारे हाथों पर आई है, देखने वाली बात होगी। उस पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि लोकसभा चुनाव से लेकर जो चीजें बदली
जो जमीनी हकीकत जिस पार्टी के फेवर में जाती है उससे बिल्कुल विपरीत नतीजे आते हैं। उसके बाद जो लोकसभा चुनाव के बाद चीजें हुई, अगर हम उसी पर गौर करें तो बिहार का विधानसभा चुनाव भी बहुत चीजें बदल सकता है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा पर आप गौर कर लीजिए, जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा, एसआईआर का मुद्दा गरमाया, जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जिस तरीके से जमीन पर उतरे, महागठबंधन की एकजुटता दिखी, जो कि आप गौर करिए कि जिस तरीके से वो हरियाणा में नहीं दिखी, वो दिल्ली में नहीं दिखी और वो अब बिहार में दिख रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिहार में असर डालेंगी। और आपने भी स्वाति इस बात का जिक्र किया कि नेक टू नेक मुकाबला है इस वक्त बिहार में। हम कह नहीं सकते कि एनडीए जीत हासिल करेगी या फिर महागठबंधन जीत हासिल करेगा। बहुत सारी चीजें इस वक्त बिहार में, क्योंकि सारी जमीनी चीजें जुड़ी हुई हैं इस वक्त बिहार के लोगों से, और इस वक्त बिहार की जनता भी बदलाव के मूड में है। अब ये देखना होगा कि ये बदलाव किसके फेवर में जाता है। बिल्कुल, बैक डोर पर कौन खड़ा हुआ और फ्रंट फुट पर कौन खिलाड़ी सबसे ज्यादा खेल पाएगा, किसकी पिच कितनी देर तक चल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम एसआईआर की बात करें तो जब से एसआईआर को लेकर चीजें सामने आई, आप देख रहे हैं कि देश भर में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, एक अतरंगी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सड़क से लेकर संसद तक तमाम चीजें हुई। आपने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हुए बड़े स्तर पर, क्योंकि मौका था विधानसभा चुनाव का, और विपक्ष ने भी इसको भली भांति समझते हुए इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश की। और एनडीए के नेताओं का तो साफ ये कहना है कि एसआईआर को लेकर कुछ था ही नहीं, आपने भ्रम की स्थिति पैदा की, इस वजह से सारी चीजें हुई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए एनडीए, बीजेपी को क्या ये एसआईआर फायदा पहुंचाता है प्रगति या नुकसान पहुंचाता है, बैड इंपैक्ट इसका होगा, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। लोग भूल जाए भले ही एसआईआर को, लेकिन मुझे लगता है कि एसआईआर को लेकर भी चीजें बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी इस बार चुनाव में। बिल्कुल स्वाति, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि लोग भूल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग भूलेंगे, क्योंकि बिहार के बाद अब कई राज्यों में एसआईआर की 12 राज्यों में शुरू हो गई है। और ये 12 राज्य भी इस वक्त कह सकते हैं कि राजनीति का वहां भी असर दिखने वाला है एसआईआर को लेकर, जो बिहार में दिखा। लेकिन गौर करने वाली बात यह दर्शकों कि अब बिहार में लोक लुभावने वादे अपनी पीक पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो नेता है, ये वादों की बौछार करती नजर आ रही है, क्योंकि अब 6 नवंबर बेहद करीब है। पहले चरण का चुनाव है, 121 सीटें बहुत होती हैं और 121 सीटों पर देखना होगा कि किसका बोला बाला चलता है। हालांकि 11 नवंबर अभी बचा है, पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस है वो भी देखना लाजमी होगा कि क्या ये कॉन्फिडेंस 14 को जो नतीजे आते हैं उससे मिलता जुलता है, मेल खाता है या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त बिहार पर निगाहें गड़ाना जरूरी है। आपको सारी जानकारियां बिहार से जुड़ी हम देते रहेंगे। देखते रहिए आज की खबर।